आज की इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एलिमेंट्स को हम किस तरह से कंबाइन करके एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड एटम बोल सकते हैं, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड मास में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। जो एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, इसके लिए कुछ लॉ है, उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंटेड कर दिए, द कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय फॉलोइंग लॉ। इससे नीचे लॉ दिया, यही लॉ के मदद से हम एलिमेंट से कंपाउंड बनाते हैं। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिफ्थ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और सिक्स है एवोगाड्रो लॉ। हम बारी बारी से एक एक 5-6 लॉ को हम पढ़ लेंगे। शुरू करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और आप नीचे ऐड कर सकते हैं, दो केमिकल रिएक्शन कैन बी एज कम्प्लेक्स एज दे आर न्यूमरस। इन्फिनाइट नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन है। क्या आप बता सकते हैं कि आप काउंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन कितना केमिकल रिएक्शन है? नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि उसका नंबर इन्फिनाइट है। लाखों करोड़ मतलब 1000-1200 केमिकल रिएक्शन तो हम जानते भी हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो आप लोग भी जान जाइए। मतलब आपको बोले केमिकल रिएक्शन लिखने, आप 100 केमिकल रिएक्शन अपने कॉपी में लिख दीजिएगा। तो केमिकल रिएक्शन तो न्यूमरस है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा है तो क्या बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। कोई भी चीज़ का नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा हमारे लिए कम्प्लेक्स से समझना। तो लेकिन दे आर ऑल फंडामेंटल गवर्न बाय द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। चूँकि बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन है इसलिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, लेकिन जितना केमिकल रिएक्शन है सब यही लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से गवर्न किया जाता है। इसको अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुरू करते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ने वाले हैं। तो इस लॉ का एक और नाम है, आप इधर ही लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियलिटी ऑफ मैटर। लॉ ऑफ इंडस्ट्रियलिटी ऑफ मैटर। डिस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। ठीक है, ऐसा लॉ है कि कोई मैटर से बर्बाद नहीं होता। इसको आप ऊपर बगल में लिख सकते हैं। ये जो लॉ दिए थे लेवोजियर दिए थे लॉ। हम लेवोजियर के बारे में जानते हैं, हम पढ़े थे ना कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी में एंटोनी एल लेवोजियर, वही लॉ दिए। हम लोग लेवोजियर के बारे में बात कर चुके हैं एलिमेंट्स में। अब लोग पीछे कॉपी पलट के देखिए। तो लॉ लेवोजियर थे 1789 में दिए थे। आइए समझते हैं इस लॉ में क्या क्या दिया हुआ, क्या इस लॉ में बोलता है। तो टोटल मास इन ए केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो टोटल उसका मास है कांस्टेंट रहता है। ऐसे इस बात को समझिए कि जैसे हम A+B मिला के कोई कंपाउंड बना रहे हैं, मान लीजिए C बना रहे हैं, A+B मिला के C बना रहे हैं, तो कोई केमिकल रिएक्शन को हम कोई कंटेनर में कर रहे होंगे तो इसका मास हम जब रिएक्शन होने से पहले मेजर करते हैं, जितना मास होगा सेम मास केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी होगा। जैसे कि ऐसा समझ सकते हैं, मास ऑफ A+B इक्वल टू मास ऑफ C। इस बात को आप लिख लीजिए कि केमिकल रिएक्शन जब करता है तो मास कहीं नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, मास रिमेन्स कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पॉइंट बना के लिख दिए। इस बात को समझें, फिर समझ लिए कि हम जब केमिकल रिएक्शन करने शुरू किए, शुरुआत की उसमें मास दोनों का काउंट कर लिए, A और B का मास काउंट किए, दोनों का ऐड कर दिए। जब रिएक्शन हुआ C बन गया तो C का मास काउंट किए तो दोनों का मास बराबर आया। और इसको लिख लिए फिर आप लोग। इसी को दूसरा लैंग्वेज में लिखा है, the net change in mass of the reactants and the products before and after a chemical reaction is zero। net change in mass of reactants and product, इसका नेट चेंज जीरो आ रहा है। यही पॉइंट को ऐसा लिख दिया। देखिए हम इसको इधर ले आते हैं, मास ऑफ A+B माइनस मास ऑफ C इक्वल टू जीरो। देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं, बस लैंग्वेज में चेंज कर दिया। दोनों देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है, यही लिखा है, द नेट चेंज इन मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा? A+B बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन करने और केमिकल रिएक्शन करने के बाद, और फिर रिएक्शन है जीरो। नेट चेंज क्या आएगा? जीरो आ गया। ये दूसरा पॉइंट लिख दिया। अच्छा, ये तो हो गया वो सिंपल सा बात। हर जगह ही आप कोई भी किताब पर यही लिखा हुआ है, हर जगह यही किताब यही पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब हर जगह लिखा ही नहीं है, मतलब बहुत कम लोग उसको बता पाएंगे कि जब हम फिजिकल चेंज भी करते हैं, हम बार बार बात कर रहे थे, इस पॉइंट को समझिए। इन ऑल फिजिकल केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम तो बात किए केमिकल चेंज का, केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन में मास नहीं
बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन फिजिकल चेंज में भी मास नहीं बनता है नहीं डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन हम आप अगर पिछले लेक्चर देखोगे, कुछ लेक्चर पहले 16-17 के आसपास, तो उसमें तो हम बार बार बात कर रहे थे कि मेरा बॉडी का मास कम गया तो फिजिकल चेंज हो गया, तो मेरा मास तो कम गया तो मास में चेंज तो आ गया। इस पॉइंट में है कि नहीं, दोनों में है कंट्राडिक्शन की नहीं। हम तो यहाँ पॉइंट लिख रहे हैं कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में मास नहीं डिस्ट्रॉय होता है नहीं क्रिएट होता है, लेकिन हम इसके कंट्रोडिक्ट बात की, दूसरा बात की, इसका उल्टा बात कर रहे हैं कि फिजिकल चेंज में बात की है कि मास मेरा कम गया था। हम बात किए थे ना कि मेरा मास 70 kg था, मास कम के 50 kg हो गया तो मास में चेंज आ गया। लेकिन हम तो अभी बात करें कि मास नहीं क्रिएट होता नहीं डिस्ट्रॉय होता है, तो मेरा मास गया कहाँ, मास कमा कैसे नहीं, वहाँ पर मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा मास 70 kg है, इस पॉइंट को अच्छा समझ लिए, मेरा मास मान लीजिए 70 kg है, हम बहुत एक्सरसाइज किए, बहुत पसीना बहाए, बहुत सुबह सुबह दौड़े वगैरह बहुत एक्सरसाइज किए, तो मेरा मास कम गया। तो मास कमा कैसे, मास कमा मतलब मास कहीं चला गया, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बर्बाद नहीं हुआ है। जैसे कि हम जब दौड़ते हैं ना तो हमारे शरीर के अंदर फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या ग्लाइकोजन के रूप में फैट के रूप में जमा हो जाता है। शरीर मेरा मोटा लगता है, देखने में लगता है ना, हर किसी का शरीर मोटा लगता है, तो क्या एक्सरसाइज करता है ना तो उससे पसीना अब चलता है। जब आप भी कभी एक्सरसाइज किए होंगे या खेले होंगे तो आपको पसीना चलता है, पसीना चलता है, आप श्वास जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, गर्म हवा छोड़ते हैं अंदर से, ये सब बात आप जानते होंगे कि आप श्वास जल्दी जल्दी छोड़िएगा। तो क्या होता है, जो फैट है ना पसीना और श्वास के द्वारा बाहर आ जाता है। जैसे कि हम जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2। तो CO2 और वाटर, पसीना छोड़ते तो पसीना छोड़ते क्या निकलता है, वाटर निकलता है। स्वीट में पसीना छोड़ते तो वाटर निकलता है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो हवा, मतलब हमारा मास जो है, ऐसा समझिए, मास इनिशियल मास 1 मान लीजिए 70 kg है, मास 2 मान लीजिए मेरा अब चेंज होकर मास कितना आ गया, मास 2 60 kg। तो 10 kg क्या होता है, 10 kg मास हमारे शरीर से 10 kg जो फैट था हमारे शरीर से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बाहर निकल जाता है। जो हम श्वास छोड़ते हैं उससे फैट बाहर निकलता है, गर्म हवा छोड़ते हैं, जो पसीना निकलता है उससे हमारा मास कम जाता है। पसीना में फैट रहता है, फैट बाहर होता है तो मास मेरा कम जाता है। इस बात को आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। फिर मास गया कहाँ, मास तो बर्बाद नहीं हुआ, मास किस में चेंज हो गया, मास चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जो पहले मास वन था 70 kg, अब मास 2 क्या हो गया, हमारा मास 2 हो गया 60 kg प्लस 10 kg जो है 10 kg और जो है किस में ऐड हो गया, मान लीजिए हम 10 kg मान लीजिए कम के वजह अपना CO2 प्लस वाटर के फॉर्म में 10 kg हमारा बाहर हो गया। तो देखिए मास तो बर्बाद नहीं हुआ, पहले 70 kg था, अभी 70 kg, भले 60 kg का मेरे शरीर रह गया, 10 kg हमारा इन्वर्स में मास CO2 या वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया, लेकिन मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो कॉमन सा पॉइंट हर कोई जानता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला है ना, एनर्जी इक्वल टू mc²। जब एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता तो मास कैसे डिस्ट्रॉय और क्रिएट होगा, क्या है, मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ना ही एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है और ना ही मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है। बस ये समझाने के लिए पॉइंट लिखे थे, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। इतना समझ गए कि ना ही फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में तो हम हर जगह देखते हैं कि मास नहीं क्रिएट होता है नहीं डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन फिजिकल चेंज में मास नहीं क्रिएट होता है नहीं डिस्ट्रॉय होता है। आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिएगा, आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हम। हाँ कभी कभी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन भी करते हैं हम, तो क्या होता है गैस बन जाता है। जैसे केमिकल रिएक्शन किए थे हम, मीथेन वाला किए थे ना केमिकल रिएक्शन, CH4 मीथेन प्लस O2 मिला रहे थे तो क्या बन रहा था, CO2 प्लस H2O। आप ऐसा कीजिएगा, मीथेन का मास निकालिएगा और ऑक्सीजन का मास निकाल उसको डबल कर दिएगा, फिर देखिएगा आप मास चेक कर सकते हैं। मीथेन का मास होता है 16 ग्राम और ऑक्सीजन का मास होता है एक O2 का होता है 32 ग्राम, तो 64 ग्राम हो गया। और CO2 का मास कितना होता है, शायद 44 ग्राम होता है, और वाटर का 36 ग्राम, एक वाटर का 18 ग्राम होता है, 2 वाटर का 36 ग्राम, तो कितना 16 80 हो गया। इधर देखिए 80 हो रहा है, तो मास क्या डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जब हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन खुला करते हैं, ओपन सिस्टम में करते हैं, तो CO2 क्या है, गैस है, CO2 बाहर निकल जाता है, एटमोसफेयर में चला जाता है। तो एटमोसफेयर में चला गया, इसका मतलब क्या, मास कांस्टेंट नहीं रहा, एटमोसफेयर में गया तो मास तो एटमोसफेयर में चला गया। लेकिन ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना कि मास नहीं क्रिएट हुआ नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। तो यही बात हो रहा है कि हमारा शरीर से मास CO2 के फॉर्म में एटमोसफेयर में चला जा रहा है, तो मास मेरा कम जा रहा है। यहाँ पे भी समझ सकते हैं, अगर 40 ग्राम CO2 बाहर चला गया तो हम कहेंगे सिर्फ 36 ग्राम तो हमारे पास है। हम रिएक्टेंट में
80 ग्राम लिए थे, प्रोडक्ट हमारा 36 ग्राम मिल रहा है, तो क्या बाकी 44 ग्राम कहाँ गया? 44 ग्राम बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में चला गया। इसको भी हम काउंट ही करेंगे, तो टोटल 80 ग्राम इधर भी, 80 ग्राम इधर भी है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग अगला लॉ पढ़ने वाले हैं। लिखिए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इसको पढ़िए, वापस ट्राई कीजिए। बस इस पॉइंट में इतना समझा है कि कोई भी चेंज है, कोई भी तरह का रिएक्शन है, फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में मास नहीं डिस्ट्रॉय होता, नहीं क्रिएट होता है। केमिकल चेंज का तो हर जगह पढ़ेगा, लेकिन फिजिकल चेंज का हर जगह नहीं दिया हो रहा था, हर जगह किताब में। तो उसको आप लिख लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर रहे हैं हम कि जब हम 10 kg कम करते हैं ना, तो CO2H2 फॉर्म में 10 kg बाहर होता है। तो मेडिकल के टर्म में शायद 8.4 kg कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर आता है, 8.4 kg कार्बन डाइऑक्साइड से, और 1.6 kg वाटर का फॉर्म में बाहर आता है। अगर 10 kg हम फैट कम किए तो 8.4 kg CO2 के फॉर्म में बाहर आता है और 1.6 kg H2O के फॉर्म में बाहर आता है। इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको कितना बुक में लॉ ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन भी लिखा हुआ रहता है, तो आप इसको लॉ ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन भी लिख सकते हैं। ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया लॉ है। इस्लाम देखते हैं हम लोग क्या क्या, इस्लाम में पढ़ते भी क्या क्या दिया गया है। तो ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली दी सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। कोई कंपाउंड गिवन है, कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, तो हमेशा उसका जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन, कंपाउंड किससे मिलकर बना हुआ, एलिमेंट्स मिलकर बना हुआ है। जैसे कि इस बात को समझिए, H2O है, H2O क्या कंपाउंड है, इसका हमेशा हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन का रेशियो, हम मास से रेशियो निकाले तो मास रेशियो क्या है, हाइड्रोजन का मास 2 है, 2:16 होगा हमेशा। क्यों नहीं हम वाटर, अमेरिका का वाटर लाएं, हमेशा हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन का मास रेशियो बोल रहे हैं, या फिर नहीं, मास रेशियो ठीक रहेगा, मास रेशियो रखते हैं हम, मास रेशियो हमेशा 2:16 रहेगा। क्यों ना हम वाटर अमेरिका से लाएं, लंदन से लाएं, समुद्र के पानी से लाएं, कहीं से भी लाएं, हमेशा हाइड्रोजन का रेशियो 2:16 हाँ, या फिर 1:8 लिख सकते हैं, 1:8। तो यही लॉ दिया हुआ। जैसे कि इसमें और है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स के रिस्पेक्ट, सोर्स कहीं से कोई भी सोर्स हो, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स इन दी सेम प्रोपोर्शन। एक गिवन कंपाउंड हमेशा सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट को रखेगा। तो जो प्राउस्ट थे वो 2 क्यूप्रिक कार्बोनेट पे किए थे, CO3 पे उनका एक्सपेरिमेंट था, क्यूप्रिक कार्बोनेट पे। एनसीईआरटी में शायद यही दिया हुआ है, क्यूप्रिक कार्बोनेट पे किए ना। एक नेचुरल सैंपल है जो नेचुरल तरीका से मिला था उनको, एक सिंथेटिक को खुद से बनाए। तो दोनों में जब देखिए कि कॉपर का मास रेशियो, कार्बन का परसेंटेज मास या परसेंट कितना परसेंट कॉपर है, मास परसेंट, यहाँ क्या मास परसेंट लिखे, मास परसेंट ऑफ कॉपर, मास परसेंट ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ कॉपर, तीनों का मास परसेंट निकाले नेचुरल सैंपल से। 51.35 टोटल मास का 51.35 मास कॉपर का था, 9.74% मास ऑक्सीजन का था और 38.91 मास परसेंट कार्बन का था। यही काम की सिंथेटिक सैंपल से भी किया। तो आपको क्या लगता है कि हम तो अभी बात किए कि कोई भी सोर्स हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, कोई भी गिवन कंपाउंड का मास रेशियो हमेशा परसेंटेज मास सेम होगा। तो इसका भी सेम है, 51.3% सिंथेटिक सैंपल का भी, जो खुद से प्रिपेयर किए थे मैनमेड तरीका से, इसका भी 9.74 हो जाएगा, 38.91। तो कोई भी सोर्स हो, कहीं से भी हम कंपाउंड को लाए, उसका मास परसेंट हमेशा सेम रहेगा। क्यों ना हम कहीं और से लाते इसको, जैसे हाइड्रोजन वाटर का दिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम वाटर को हमारे दूसरा प्लेनेट से लाए, हम मार्स से जाके वाटर को लाएं, तो वहाँ का भी वाटर का रेशियो यही रहेगा, 1:8 मास रेशियो। तो इसको लिखिए। इसका कुछ लिमिटेशन है, हम उसके लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 2 लिमिटेशन है इसका। तो जैसे कि 9th के एनसीईआरटी में तो यही दिया हुआ है, यही 2 लॉ दिया हुआ है, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल लॉ है। तो इसको क्यों ना अभी पढ़ लें, हम बाद में तो पढ़ना है, तो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाकी जो लॉ है 11th में दिया हुआ है, तो हम अभी पढ़ लेंगे। आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जितना आपको ही समझ में आएगा तो नहीं, अगला लॉ भी आपको समझ में आ जाएगा, तभी हम पढ़ ले रहे हैं। बाकी 9th का इतना ही दिया हुआ है, 9th तक इतना ही दिया हुआ है। तो इसको अगर लिखिए, फिर हम लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका लिमिटेशन हम लोग देख रहे हैं, आप लोग आगे जाके पढ़िएगा। आइसोटोप क्या होता है ना, कि सेम एलिमेंट होता है लेकिन उसका मास अलग होता है। आप पढ़िएगा कि एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, सर एलिमेंट का मास होता है। एलिमेंट की क्या चीज़ से मिलकर बना, एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ, और उस एटम का मास होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। जैसे कि हम समझते हैं सेम एलिमेंट है
कार्बन जो हमारा नेचर में दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास 12 और दूसरा कार्बन 14 जिसका एटॉमिक मास कार्बन 14 इसका एटॉमिक मास 14 है। तो ये थोड़ा रेडियो एक्टिव है, ये बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम नेचर में हमारा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है कार्बन 14, ज़्यादा अमाउंट में ये पाया जाता है। तो अब यही देख रहे हैं कि कार्बन क्या है, सेम एलिमेंट है लेकिन दोनों का मास अलग है। तो अगर हम कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन से, इसको एक बार कंबाइन करते हैं कार्बन 12 और ऑक्सीजन O2, और दूसरा कंबाइन क्या किया कार्बन 14 और O2। देखिए यहाँ पे कार्बन इस टू ऑक्सीजन रेशियो क्या है, यहाँ पे कार्बन इस टू ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है, इसका 12 है, इसका 32 है, 12:32, और इसका क्या है कार्बन इस टू ऑक्सीजन रेशियो, इसका है 14:32। देखिए रेशियो अलग है कि नहीं, यही पॉइंट हम लिख दिए। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप। आइसोटोप समझे ना कि आइसोटोप सेम एलिमेंट रहेगा, सेम एलिमेंट रहेगा, उसका मास अलग रहेगा, सेम एलिमेंट लेकिन मास अलग, उसको बोलते हैं आइसोटोप। हम लोग इसी लेक्चर मतलब इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले आइसोटोप के बारे में। जब वो इन्वॉल्व होता है कंपाउंड फॉर्मेशन में तो उसका जो रेशियो है अलग अलग आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 12:32 आया, यहाँ पे 14:32 आ जाता है। तो आइसोटोप के लिए लॉ वैलिड नहीं है। दूसरा इसका लिमिटेशन है, ये कभी कभी क्या होता है कि हम जो इसको ऐड करते हैं, जैसे कि एलिमेंट को कंबाइन करते हैं सेम रेशियो में, लेकिन कंपाउंड फॉर्म होता है अलग अलग हो जाता है। इससे देखिए यहाँ पे कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन रेशियो क्या है, देखिए क्या है, कार्बन का मास 12 है, 12 दो कार्बन है तो कितना हो गया 24:6 हाइड्रोजन है, 6:16 है ना। और यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे भी सेम है 24। देखिए दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। देखिए दोनों में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है, दो कार्बन है, यहाँ पे देखिए दो कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है। हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेम रेशियो में ऐड कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड बन जा रहा है। एक बन जा रहा है इथाइल अल्कोहल बन जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा बन जा रहा है डाइमिथाइल ईथर, ये क्या है ईथर है, हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। ईथर में क्या होता है ऑक्सीजन से दो कार्बन जुड़ा हुआ रहता है। तो हम देखिए क्या एलिमेंट तो सेम ही कंबाइन किए, सेम रेशियो में लिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है सेम रेशियो दोनों में, लेकिन कंपाउंड दोनों अलग अलग बन गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, C2H5OH का CH3 CH2 और OH। देखिए इसका ये, इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला है, इसमें ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन मिल गया है। तो देखिए दो अलग कंपाउंड बन गया, लेकिन रेशियो हम सेम लिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी हम रेशियो सेम लेते हैं लेकिन इसका रिवर्स। तो इस लॉ का रिवर्स हम देख रहे हैं अभी, रिवर्स इस लॉ का सही नहीं है। हम क्या देखे थे कि हम कहीं कोई भी सोर्स से कंपाउंड लाएं, एक कंपाउंड को कोई भी सोर्स से लाएं, नेचुरल सोर्स सिंथेटिक सोर्स से, तो उसका रेशियो जो है उसका एलिमेंट का रेशियो सेम रहेगा। लेकिन अगर एलिमेंट का रेशियो सेम रहेगा तो जरूरी नहीं कंपाउंड सेम बने। यहाँ पे देख लीजिए इसका हम रिवर्स उल्टा नहीं है सही, कि जब हम रेशियो सेम लिए हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो कंपाउंड सेम नहीं बना है। लेकिन हम जब कंपाउंड सेम लेते हैं तो उसका कंपाउंड सेम लेते हैं तो उसका एलिमेंट का रेशियो सेम आता है। लेकिन जब एलिमेंट का हम रेशियो लेते हैं सेम तो कंपाउंड सेम बनेगा, ये जरूरी नहीं है। यही दो लिमिटेशन, इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था 1803 में दिया गया था जॉन डाल्टन द्वारा। तो हम आगे डाल्टन के बारे में और पढ़ेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाके। डाल्टन जो है एटॉमिक थ्योरी भी दिए थे। तो इसको इनका लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो दिए थे उसको समझते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट्स जैसे मान लीजिए A+B है, दो एलिमेंट है, इसको हम कंबाइन करते हैं तो मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करता है। मोर देन वन कंपाउंड से कि एक AB फॉर्म कर रहा है, एक मान लीजिए AB2 फॉर्म कर रहा है, तो A+B कंबाइन के AB बन रहा है, एक AB2 भी बन रहा है। The weight of one element that combined with fixed weight of other are in ratio of small whole number। इसको दिया गया है कि इसमें जब हम B और इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर होगा। यहाँ पे देखिए कितना रेशियो बन रहा है 1:2 का रेशियो बन रहा है। यही
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े थे ना, उसी का एक्सटेंशन है, वैसे इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। हम पढ़े थे ना कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं क्या बनता है, एक CO2 बनता है। और फिर से हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। देखिए तो यहाँ पे O2 और O का रेशियो ले, ऐसा करते ऊपर हम O बना देते हैं, नीचे O2 बना देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 12:16। यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 12:32। जब हम ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे, दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे तो रेशियो आता है 16:32 का रेशियो फॉर स्मॉल नंबर, यानी कि 1:2 का रेशियो आता है। देखिए रेशियो फॉर स्मॉल नंबर आ रहा है कि नहीं। देखिए यही पॉइंट लिखा हुआ है, द वेट ऑफ वन एलिमेंट एट कंबाइन विद ए फिक्स्ड वेट ऑफ अदर एलिमेंट। यहाँ पे फिक्स्ड वेट अदर एलिमेंट कौन है, कार्बन है, फिक्स्ड एलिमेंट है। हाँ, जो उसका रेशियो लेंगे तो रेशियो स्मॉल होल नंबर रहेगा। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ सल्फर होता है, सल्फर 2 ऑक्साइड बनाता है, सल्फर व ऑक्सीजन को मिलाते हैं ना तो एक SO2 बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक सल्फर प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो है 32:32। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 दूनी 32 हो गया। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 32:48। देखिए यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, इसका रेशियो क्या आ रहा है 32:48, 32:48। इसको हम लिख सकते हैं 2:3। देखिए रेशियो फॉर स्मॉल होल नंबर आ रहा है ना। तो एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, बहुत सिंपल सा लॉ है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इसको बस ध्यान रखना है कि इस लॉ में कहा क्या गया है। अगर याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना है कि हम लॉ में क्या कह रहा है। हम अगर इसको पढ़े तो बता दें कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया गया है। हम इस लॉ को पढ़े, अगर ऊपर हम मिटा दें, ऊपर अगर हम साफ कर दें, आपसे अगर पूछे, आपको इतना करना है कि आपसे पूछे कि कौन सा लॉ होता है, आप बता सके कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, बस इतना ही समझना है। और आपको होमवर्क देना, लॉ ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, तो इस लॉ को आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और डाउट होता है पूछिए, फिर पूछने का डाउट पूछने का बहुत सारा मेथड है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का आपको होमवर्क है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का आपको इस लॉ को देखना है, वहाँ पे वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉ है तो हर जगह वैलिड होगा, तो वहाँ पे आपको चेक करना है लॉ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। हम ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर का बता दिए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का आपको चेक करना। हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओनली अप्लाइज टू कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट। ये जो लॉ है सिर्फ वही जगह वैलिड है कि जब हम कंपाउंड बनाते हैं, सेम एलिमेंट से कंपाउंड बना रहे हो, सेम एलिमेंट्स। देखिए हम यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड का कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट फिक्स है, उसी से कंपाउंड मिला रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक कंपाउंड ले लिए CO2, एक कंपाउंड ले लिए SO2। यहाँ पे इस लॉ को हम वैलिड नहीं कर पाएंगे कि कहेंगे चेक कीजिए तो यहाँ पे कार्बन सल्फर का अलग ही आ रहा है थे। अगर हम ऑक्सीजन को फिक्स कर दे, कार्बन सल्फर का रेशियो ले, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम चेंज कर देंगे, नहीं, हम हमेशा 2 एलिमेंट फिक्स रखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन या फिर सल्फर ऑक्सीजन या फिर सल्फर ऑक्सीजन। हम दोनों को मिक्स करके नहीं देख सकते, दोनों अलग है, दोनों अलग है। ये वैलिड है कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट्स है। अगर सेम एलिमेंट से कंपाउंड कंपोज है तो ये वहीं पे वैलिड है, बाकी जगह वैलिड नहीं है। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हम लोग यहाँ पे अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखने वाले हैं। ये लॉ जर्मियस रिस्टर द्वारा 1792 में दिया गया था। तो सबसे पहले समझते हैं इस लॉ में क्या बताया गया। इसमें बताया कि 2 एलिमेंट है A और B, 2 एलिमेंट A और B। इसको जब हम तीसरा एलिमेंट से रिएक्ट करवाते हैं, तीसरा एलिमेंट मान लीजिए C है, तो C से रिएक्ट करवाते हैं तो जो इसका जो रेशियो आता है ना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे A और B हो गया सल्फर ऑक्साइड। हम एग्जांपल लिए कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड लिए हैं। जब हम सल्फाइड ऑक्साइड को तीसरा एलिमेंट C, यहाँ पे कॉपर है, इसको C से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का हम रेशियो देख रहे हैं। एक कॉपर सल्फाइड में, कॉपर ऑक्साइड में रेशियो देख रहे हैं 63.5:32 है, मास रेशियो है। इसका मास का रेशियो क्या है, कॉपर का 63.5 है और सल्फर का 32 है, और कॉपर का यहाँ पे 63.5 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो जो अगर हम अलग से कंपाउंड बनाएं, अलग से, जैसे कि A + B को अलग से हम कंपाउंड बनाएं, इसे देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, डिफिनेशन आप लोग पढ़िएगा कि अगर हम A और B को अलग से कंबाइन करें
तो जो कंपाउंड बनेगा ना उसका अगर रेशियो लिया जाए तो या तो ये सेम आएगा यहाँ पे जो है, या तो इसका मल्टीपल आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम सल्फर ऑक्सीजन का यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है 32:16, सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है 32:16, तो रेशियो क्या आएगा 2:1 हो गया। अगर सल्फर ऑक्साइड को हम सल्फर ऑक्सीजन को अलग से रिएक्ट करवाएं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन को अलग से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा SO2। तो SO2 यहाँ पे S और सल्फर ऑक्सीजन का कितना रेशियो है, सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे कितना है, देखिए सल्फर का मास 32 है, मास रेशियो 32, मास 32, ऑक्सीजन का भी 32 है, यानी कि 1:1। देखिए ये तो सेम, यहाँ पे सेम तो नहीं आया लेकिन इसका मल्टीपल आया। जैसे देखिए 1:1 यहाँ पे आया 1:1 अगर हम कंपाउंड बनाए। यहाँ पे क्या आया है, जब हम दोनों को एक जगह अलग अलग रेट अलग से हम क्या है 2:1 आया है। ये क्या है देखिए इसका मल्टीपल है कि नहीं, 2 का मल्टीपल है। इस बात को फिर समझिए कि 2 एलिमेंट है A और B, इसको मैं एक फिक्स एलिमेंट C से रिएक्ट करवा कंपाउंड बनाया। जैसे कि यहाँ पे A और B को सल्फर और ऑक्सीजन मानिए, तीसरा C है कॉपर है। जो कंपाउंड का रेशियो आया वहाँ पे A और B का रेशियो जो आया, अगर उसको हम अलग से कंपाउंड बनाए, SO को अलग से कंपाउंड बनवाए, SO2 यहाँ पे बन रहा है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं तब समझिए। यहाँ पे तो हम ले लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आप सब शायद दूसरा में समझ में आ जाए आप लोग को, अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, इसको आप लिख लीजिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। हम क्या कर रहे हैं, वाटर और पहले क्या कर रहे हैं ना H2O कंपाउंड, इसमें H और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, 2 हाइड्रोजन तो इसका मोलिकुलर मास 2 है और ऑक्सीजन का 16 यानी 1:8 है। और एक है, एक और क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, हाँ CO2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, CO2। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है C है और A और B क्या है H। यहाँ पे पढ़िएगा डिफिनेशन, इसको यहाँ पे देखिएगा कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पे एक A और B क्या है H और C है, C क्या है ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का कितना रेशियो आ रहा है, कार्बन एक है इसका 12 मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 32, यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 6:3:8। अगर हम अलग से A और B को रिएक्ट करवाएं, यानी कार्बन हाइड्रोजन को अलग से रिएक्ट करवाएं, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, CH4। यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो लीजिए, यहाँ पे C/H रेशियो क्या आ रहा है, एक कार्बन है 12 और 4 हाइड्रोजन है, क्या हो गया 4, तो कितना आ गया 3:1। तो जो रेशियो यहाँ पे आया वही रेशियो यहाँ पे भी आएगा। देख लीजिए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है यहाँ पे 3:1 और इसके ऊपर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन का कितना है 3 आया, हाइड्रोजन का 1 आया। देखिए यहाँ पे 3:1 दोनों बराबर है कि नहीं, यहाँ पे मल्टीपल नहीं, दोनों बराबर है। यही वहाँ पे देख रहे थे एग्जाम्पल में, वहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का इधर से रेशियो क्या आ रहा था, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा था 2:1 आ रहा था ना। जब हम कंपाउंड बनाए SO2 कंपाउंड बनाए तो यहाँ पे क्या आ रहा था, कॉपी में देखिए आ रहा था 1:1, तो यहाँ पे क्या हुआ मल्टीपल आ गया, 1:1 को 2 से गुना करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल आ गया, यहाँ पे सेम आ गया। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको आप लिख लीजिए। देखिए लिखा हुआ द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B विच कंबाइंड सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास टू द थर्ड एलिमेंट C। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है, इज आइदर दी सेम, या तो सेम होगा और सम मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेज इन विच A एंड B कंबाइंड डायरेक्टली, और B को हम कंबाइंड डायरेक्टली कंबाइन करते हैं विथ ईच अदर। तो यहाँ पे A और B क्या कार्बन हाइड्रोजन हो गया, इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे 2 और लॉ बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये दोनों लॉ को हम 11th में अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी हम बस थोड़ा सा इसको पढ़े, बहुत कम पढ़ रहे हैं। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और अच्छी बात है। भाई इसको एक बार सुन लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो नहीं लिखिए, आपकी मर्जी। तो पहला गेलो-सेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इसमें है कि द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। अगर हम 2 गैस को रिएक्ट करा रहे हैं, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैस हो, तो अगर तीनों का हम रेशियो निकालें तो सिंपल होल नंबर आएगा। जैसे देखिए N2 क्या 1 आ गया, 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर किसी के आगे कुछ लगा हुआ है तो उसको 1 मानते हैं। कोई भी ऐसे लिखा हुआ है, अगर 2A लिखा है तो उसको 2 है, अगर A सिर्फ लगा है उसके आगे 1 लगा हुआ है, समझते हैं ना।
यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, नाइट्रोजन का गैस का 1 आ रहा है, हाइड्रोजन का 3 आ रहा है और अमीन का 2 आ रहा है, 1:3:2। यहीं पे दो गैस को रिएक्ट करा, हाइड्रोजन क्लोरीन को रिएक्ट करवाए हम, इसका रेशियो क्या 1:1:2 हाइड्रोक्लोरिक गैस बना है, जो सिंपल रेशियो में आ रहा है। बस ये गेलो-सेक्स लव कंबाइनिंग वॉल्यूम। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे गेलो-सेक्स लव, उसमें कहता है ना कि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कोई भी हम रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। गेलो-सेक्स लव आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। बस इतना ही रखते हैं, आप बस इसको लिख लीजिए, ये आपकी मर्जी, या नहीं लिख सकते आपकी मर्जी। दूसरा है एवोगाड्रो लॉ। इसमें क्या है कि दो डिसिमिलर आइडियल गैस, आइडियल गैस समझते हैं, आइडियल गैस होता है जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम करते हैं तो मोल्स इंटू R गैसियस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर होता है, PV = nRT। तो दो डिसिमिलर गैस का हम कुछ वॉल्यूम सेम वॉल्यूम पे रखे हैं ना, टू डिसिमिलर आइडियल गैस ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे क्या टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। हम दो डिसिमिलर गैस को लाते हैं, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, मानिए दो अलग अलग गैस लाइक वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम 10 लीटर कर दिए। ये हमारे पास मानिए दो गैस है, इसका भी वॉल्यूम 10 लीटर, इसका वॉल्यूम 10 लीटर। हम दोनों का मोल्स निकालेंगे, दोनों का मोल्स इक्वल आएगा। यही है एवोगाड्रो लॉ। देखिए इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिए। आर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, आर क्या कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं गैसियस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 8.31 आर का, तो ये भी कांस्टेंट है। तो क्या ये देखिए, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। क्या गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल्स भी बढ़ेगा। बस इतना ही। आप कोई 10 गैस भी ले आइए, 10 तरह का आइडियल गैस ले आइए, 10 का वॉल्यूम फिक्स कर दीजिए, 10 का अगर आप मोल्स निकालिएगा तो 10 का मोल्स बराबर आएगा। मोल्स क्या होता है, मोल्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मोल्स होता है गिवन मास। अगर कोई गैस का मोल्स निकालना है तो मानिए हमको 10 ग्राम हाइड्रोजन का मोल्स निकालना है, तो 10 ग्राम ऊपर दिया गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, उसका जो है मोलिकुलर मास ही होता है मोल्स। मोलिकुलर मास, जैसे कि मानिए हमको हाइड्रोजन गैस का मोल्स निकालना है, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस का मोल निकालना है, तो इनका आ जाएगा 10 ग्राम गिवन मास है, और हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर मास क्या होता है 2 होता है, तो 2 तो क्या हो गया 10/2। तो या ग्राम लिख लिया तो ग्राम कैसे हो गया, तो 5 मोल्स हो जाएगा। तो ये मोल्स, इसको आप सब लिख लीजिए। 5 लॉ को 6 लॉ पढ़े हम लोग, 6 को आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।